हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो फिर आज हम भारतीय संविधान का एक छठा मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं दोस्तों आपके लिए। आपने अगर पहले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं पांचों तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। सभी एग्जाम के लिए हम नाम नहीं लेंगे, स्पेशली किसके लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके आप अगर 11 तारीख को आपने यूपीपीएससी का पेपर देना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो देखिए इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारा छठा मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 5 मॉक टेस्ट करवाए हैं, और 5 मॉक टेस्ट में हर किसी में 20-20 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और देखिए हम चारों ऑप्शन डिफाइन कर देते हैं जहाँ पे जरूरत होती है दोस्तों, तो बहुत से सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई दोस्तों। कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई दोस्तों? अनुच्छेद 168, 169, 170 या फिर 171 दोस्तों। अगर आपने 169 बताया तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या कर सकते हैं, एक आयोग बना सकते हैं, एक आयोग का गठन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये किस अनुच्छेद द्वारा उनको शक्ति प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 338 या 338 ए, या अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 334 या अनुच्छेद 339 दोस्तों। तो अगर आपने पहला ऑप्शन चुना है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, 39 ए क्या कहता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 39 ए में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और देखिए दोस्तों, जहां कहीं भी आपको अनुच्छेद साथ में ए बी सी लग जाए, इसका मतलब ये बाद में कहीं ना कहीं जोड़े गए। तो दोस्तों ये भी ए लगा, इसका मतलब ये कब जोड़ा गया दोस्तों, ये भी याद कर लेंगे। तो 42वें संशोधन द्वारा, ठीक 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया दोस्तों, और ये 3 जनवरी से लागू होगा। 3 जनवरी 1970 से ये लागू कर दिया गया। क्या? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 ए में कहा गया दोस्तों। ठीक, ये चीज आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक, अगला देखते हैं 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। ठीक, चलिए 44 नंबर का है समान नागरिक संहिता। बिल्कुल सही जवाब है, समान जो नागरिक संहिता है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल किसमें है, 44 में। ठीक, समान नागरिक संहिता देखिए केवल और केवल एक ही राज्य जहां पर लगा हुआ है दोस्तों, कौन सा है, गोवा। ठीक दोस्तों, अब देखिए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथककरण बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए हम अगर अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो 48 में क्या होना चाहिए, देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, हम बता दें आपको, तो 48 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सही डिफाइन नहीं करता। अनुच्छेद 48 में क्या है ये हम बताते हैं। तो अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि लिखते जाइएगा। ठीक, कृषि और पशुपालन का संगठन, और पशुपालन का संगठन दोस्तों इसमें कहा गया। ठीक, और इसी के अंतर्गत जैसे कि आपने देखा होगा कि जो यूपी सरकार है उसने गाय काटने पर रोक लगाया है। तो क्वेश्चन अगर आता है किस अनुच्छेद के तहत, तो दोस्तों इसी अनुच्छेद के तहत जो राज्य सरकार है या कोई भी सरकार है वो गाय पे रोक लगा सकती है, गाय काटने पर रोक लगा सकती है। या फिर आपने देखा होगा जो जल्लीकट्टू पे सरकार ने ठीक रोक लगाया था, ठीक हाई कोर्ट ने रोक लगाया था, तो इसी का आर्टिकल का तहत उन्होंने इस पर उठाया था कदम। ठीक, तो और देखिए एक चीज और, अगर 48 आपने देख लिया तो 48 ए भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 48 ए। तो 48 ए देखिए कब जोड़ा गया, ये भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। ठीक, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण दोस्तों, राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक, तो ये बताया गया है आपके 48 ए में तहत। ठीक, तो चलिए याद रख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको देखने को मिलेंगे। चारों लिख लेना, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और 48 में दोस्तों ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 48 में क्या होगा, कृषि और पशुपालन का संगठन होगा, और 48 में क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। ठीक, ये भी आपके 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और ये भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। और एक चीज और रख लेंगे,
लेंगे, याद रख लेंगे कि ये किसमें फिर भैया जो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये किसमें भैया, जब इसमें नहीं है तो है किसमें, तो इसके बारे में आपको बता दें जो ये न्यायपालिका वाला है ये आपका आर्टिकल 50 में, मतलब कि अनुच्छेद 50 में क्या है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होंगी, दोनों अलग अलग होंगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है हमारा चौथा क्वेश्चन, किस राज्य की सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना था, तो किस राज्य का सचिवालय जो है भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना था दोस्तों, तो आपको बता दें किसका है, पश्चिम बंगाल का, ठीक, पश्चिम बंगाल, और वहां के सीएम कौन है, आपको पता होगा ममता बनर्जी जी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों का परिकल्पना की गई है, जो पंचायतें होती 3 स्तरीय पंचायतें, तो किस संविधान के किस भाग में कहा गया दोस्तों पंचायतों के बारे में, भाग 9 हो गया या भाग 10 हो गया दोस्तों, भाग 11 हो गया या फिर भाग 12, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए जो आपके बात कर रहे हैं पंचायतों के बारे में, तो पंचायतों के लिए हमारा कौन सा भाग है दोस्तों, वेरी सिंपल है, कौन सा है हमारा 9वां भाग, कौन सा है 9वां भाग कहता है पंचायतों के बारे में कि पंचायतों का गठन, ठीक, उसके बारे में बताएगा, ठीक। एक 9A जोड़ा गया, इसमें नगर परिषद के बारे में जोड़ देगा, ठीक, 9A जोड़ा गया दोस्तों, तो वो क्या है नगर परिषद के बारे में, ठीक, ये भी याद रखें। तो 9 में क्या है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पंचायत के बारे में बताएगा। अब देखिए भाग 10 में क्या है, तो ये भी जान लीजिए, इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में बताएगा, मतलब SC और ST जनजाति का क्षेत्र क्या है ना, उसके बारे में बताएगा। और भाग 11 में क्या है दोस्तों, तो भाग 11 में क्या है कि संघ व राज्यों के मध्य संबंध, ठीक, जो संघ और राज्य के मध्य संबंध होते हैं दोस्तों, उसके बारे में भाग 11 में बताएगा दोस्तों। अब 12 के बारे में बात करते हैं, तो 12 में क्या है, वित्त और संपत्ति, ठीक, 12 में क्या है, वित्त और संपत्ति के मामले में बताएगा। तो हमारा सही ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन डिफाइन करते जाएंगे, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो चीज हम चारों ऑप्शन बताते जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किस अनुसूची के तहत अंतर्निहित है दोस्तों, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर आपका 11वीं अनुसूची दोस्तों, तो किसमें है, तो आपको बताना होगा। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही आएगा दोस्तों, तो आपको पता किसमें है कि आपके 9वीं अनुसूची में कौन सी बात की गई है, भूमि सुधार, ठीक, भूमि सुधार के बारे में आपको 9वीं अनुसूची में बात की गई। और देखिए आपके जब मूल संविधान था दोस्तों, उसमें टोटल कितनी 8 अनुसूची थी, कितनी अनुसूची थी 8, तो 9वीं अनुसूची जाहिर सी बात है बाद में जोड़ी गई है होगी, तो कब जोड़ी गई दोस्तों, तो पहले ही संशोधन द्वारा, फर्स्ट संशोधन कब हुआ था, 1991 में ही ये जोड़ दी गई थी, ठीक, भूमि सुधार, ठीक, भूमि सुधार इसमें बोलते हैं भूमि सुधार, और इसी के तहत क्या बनाएगा, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार अधिनियम बनाएगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है आपके 5 में, ठीक। और 7वीं में क्या है दोस्तों, तो केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच में जो बंटवारा होता है शक्तियों का, वो होता है जैसे कि आपने सुना होगा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक, जैसे कि आपको पता होगा संघ सूची में कितने टोटल 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं, ठीक, और समवर्ती सूची में कितने 52 विषय, तो वर्तमान 52 विषय। तो ये चीजें आपके लिए हो गई 7वीं अनुसूची से, ठीक। 9वें हमने बता दिया, इसका सही आंसर कौन सा है, 9वां। अब देखिए 11वीं में कौन सा, 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें 11वीं अनुसूची में आपको क्या है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए पंचायती राज के बारे में बताया गया ना, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में इसमें कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए, ठीक, 29 विषय। और इससे कब जोड़ा गया, 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन द्वारा, देखिए 11वां कब जोड़ा गया, 73वां संशोधन द्वारा, 73वां संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और हमने पंचायती राज के बारे में बताया कि अनुच्छेद 40 में बताया गया, ठीक, अनुच्छेद 40 में कुछ बताया गया पंचायती राज के बारे में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है दोस्तों, राज्यसभा के विषय में बताना कौन सा कथन सही है। देखिए 4 कथन दिए गए हैं, अब उसके आंसर आपको देखने हैं। पहला है कि यह भंग नहीं की जा सकती, भैया बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भंग होती नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने, 6 साल, ठीक, तो वो याद रखेंगे, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है 6 साल होता है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा ए सही है दोस्तों। अगला है तीसरा नंबर, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता था, बिल्कुल सही जवाब है दूसरा, तीसरा भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे दोस्तों, ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। देखिए ये कहने का मतलब इसका है कि मतलब कि इसकी जो
आयु है वो 25 साल के ऊपर वाले लड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए आपकी? 30 वर्ष। ठीक, देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल कम से कम होनी चाहिए, और लोकसभा आप कम आयु में बन सकते हैं, मतलब 25 साल में ही लोकसभा सदस्य बन सकते हैं, मगर राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए दोस्तों। तो देखिए हमारा कौन कौन सा सही है? केवल और केवल 1 और 3 नंबर। कौन सा? 1 और 3 नंबर सही है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है दोस्तों। फिर हमारा 1 और 3 सही, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, नहीं तो वीडियो पोस्ट करिएगा, दोबारा से रिपीट करिएगा, बहुत समझ में आएगा। ठीक, अगला है भारत के संसद में होते हैं। देखिए भारत के संसद में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, कौन कौन होती है? देखिए हमने बताया था कि जो संसद होता है वो 3 सदनों से मिलकर, 3 लोगों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। देखिए संसद के लिए हमने बताया था 79, 80 और 81, इसको आप याद कर लें सरला के नाम से, सरला। ठीक, सा से क्या हो जाएगा? संसद वो किसमें है? आर्टिकल 79 में। रा से राज्यसभा कितने में? 80 में। और ला से लोकसभा कितने में? 81 में। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेंगे। तो देखिए किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों से मिलकर बनता है। तो 1 2 3, तो जिसमें भी 1 2 3 होगा, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है? 1 2 3। तो हाँ यही सही हो जाएगा, हमारा 3 चीजों से मिलकर हमारा संसद बनता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है। सच्चिदानंद सिन्हा जी, या के.एम. मुंशी जी, या वी.एन. राव जी, या फिर टी.टी. कृष्णमाचार्य जी। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? देखिए संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो हमारे कौन से? वी.एन. राव जी। कौन थे दोस्तों? वी.एन. राव। मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और बता दें, सच्चिदानंद सिन्हा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये क्या थे? तो दोस्तों ये क्या थे? प्रथम बैठक यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, याद रख लेंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक, तो उसके ये अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। ये चीज आप याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और एक चीज और बता दें, जो टी.टी. कृष्णमाचार्य हैं ये क्या थे? तो भैया ये आपके क्या थे दोस्तों? तो इनको हम बता दें ये क्या थे। देखिए स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, पहली बैठक में। और ये क्या थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे। ठीक, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? टीटी नहीं, वीटी थी। ठीक, कृष्णमाचारी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये थे। और एक लोग और थे, 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो 2 लोग थे, क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक, स्थायी उपाध्यक्ष थे दोस्तों। अध्यक्ष कौन हो गए थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और 2 हमारे उपाध्यक्ष बनाए गए, कौन कौन से? एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक, चलिए याद रखेंगे इनको। ठीक, और वी.एन. राव हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है? ये सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन थे, बहुत बड़े लायर थे ये वी.एन. राव जी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, या फिर चुनाव आयोग दोस्तों। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? योजना आयोग नहीं होगा। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता होगा, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जब सूचना जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधित हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ है, जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधित हो तो कितने दिनों में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है दोस्तों? 48 घंटे, 45 दिन, या फिर 60 दिन, या फिर कभी नहीं, कभी भी। तो हम बता दें, जब आपके ये कोई भी सूचना आप लेते हो, किसी से मांगते हो, ठीक है, अगर आपके स्वतंत्रता और जीवन संबंधित हो, उसे 48 घंटे में वो सूचना देनी होगी दोस्तों। ठीक, और ऐसे मामलों में 30 दिन लेता है। ठीक, ऐसे नॉर्मल में 30 दिन, और अगर आपके क्वेश्चन में लग जाए कि जीवन एवं स्वतंत्रता संबंधित, तो आपको 48 घंटे टिक कर देना, यानी 2 दिन। ठीक, लगभग 2 दिन। ठीक, 48 घंटे 2 दिन। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों? देखिए संसद के दोनों सदन होते हैं, इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें कौन अध्यक्षता करता है? अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। तो आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? देखिए आपको पता है कि आर्टिकल 61 के तहत है ना, अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग लाया था। ठीक, अगर वो पास होता तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कितने दिन पूर्व उनको सूचना देना होगा? राष्ट्रपति भैया हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, आपको सूचना देना होगा। कितने दिन पूर्व आपको सूचना देना होगा? कम से कम तो 14 दिन पूर्व। कितने दिन? 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति बताना होगा भैया हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो 14 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आर्टिकल 61 के तहत। ठीक, अगला संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि बराबर, जब मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो किस आर्टिकल के तहत लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत डालता है? दोस्तों क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया कि निर्णायक मत कौन डालता है, तो आपको पता चल गया आज लोकसभा अध्यक्ष डालता है। अब किस अनुच्छेद के तहत डालता है ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 99 या 103 या 100 या फिर 102, तो आपको 100 डाल लेना। ठीक, 100 डायल 100 करना है। ठीक, इससे क्या होगा कि वो एकदम निर्णायक मत देगा ना। जब निर्णय लेना होता क्या होता है, जब लड़ाई होती तो दोनों लोगों में निर्णय लेना होता है तो पुलिस को बुलाते ना 100 से, वैसे अब 100 भी चेंज कर देगा, 112 कर देगा दोस्तों। तो याद रख लेंगे कि 100 में क्या होगा कि लोकसभा अध्यक्ष को बुलाया जाएगा, वो निर्णय लेगा। ठीक, वो निर्णायक मत आपको दे देगा। ठीक, तो याद रख लेंगे इस तरह से 110%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थित में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होता है तो राष्ट्रपति की तरह निम्न में से कौन कार्य करता है? देखिए कहने मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति उस समय गायब है, ठीक, उपराष्ट्रपति भी कहीं चला गया है या फिर बीमार पड़ गया है, तो कौन देखेगा राष्ट्रपति की गद्दी, कौन संभालेगा दोस्तों? तो आपको पता है वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन होगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही निभाएगा। जैसे अभी कौन है दोस्तों? तो बोबडे जी हैं। ठीक है, बोबडे जी हैं। ठीक, तो वही आप अगर इस समय अगर मान लिया कि कोविंद जी चले जाएं और वेंकैया नायडू जी कहीं चले जाएं तो कौन करेगा, कौन गद्दी संभालेगा दोस्तों? तो आपके भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं यानी बोबडे जी निभाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है जो भारत में रहने वाले हैं, विदेशियों को नहीं? देखिए जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कुछ कुछ मौलिक अधिकार जो सबको प्रदान किए गए हैं और कुछ कुछ क्या होते हैं केवल और केवल भारतीयों को, उसको मतलब कि विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। देखिए ऐसा नहीं, हम लोग विचार कुछ भी कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, मगर जो बाहरी लोग हैं, विदेशी हैं, उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आप जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे दोस्तों, आर्टिकल 32 जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा या हृदय। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा था? तो आर्टिकल 32 को, जिसमें 5 रिट दायर की जाती है दोस्तों। 5 रिटों के बारे में बताया गया संविधान संचार। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसमें? आर्टिकल 32 में। ठीक दोस्तों, तो यही आपके लिए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये क्या है? हृदय है आपका, मतलब संविधान का क्या है? ये हृदय या फिर आत्मा है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, तो इसके तहत आप 5 रिट दायर की जाती है दोस्तों। जैसे कि ये चार इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि परमादेश है ना, अधिकार प्रत्याशा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध दोस्तों। ठीक, अधिकार प्रत्याशा, बंदी, और एक क्या होता है 5वां क्या हो जाएगा? उत्प्रेरण, है ना, उत्प्रेरण दोस्तों। तो इसमें कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है दोस्तों? तो हमारा 17 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? सी नंबर। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? और देखिए इसी के तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मतलब कि गिरफ्तार करता है पुलिस, तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या होता है? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक दोस्तों, इसी के तहत क्या होता है? किया जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर, भारत में मत देने का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार दोस्तों? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार? तो कौन सा जाएगा? संवैधानिक अधिकार। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम वोट डाल सकते हैं दोस्तों। और 61वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? आपकी जो एज थी वोट देने के पहले 21 वर्ष होती थी, उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने बता दिया किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रूपरेखा प्रतिपादित की थी दोस्तों? देखिए एक समय था कि जो मूल संविधान का जो प्रस्तावना था उसे संविधान का भाग नहीं माना था, मगर जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, इसके द्वारा उसे भारत का मतलब संविधान का भाग माना गया दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई दोस्तों? तो कहां की गई दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ के जाएंगे दोस्तों, उसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो किस भाग में आपातकाल, ठीक देखिए ये आपात लिख गया दोस्तों, तो इसको ता कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आपातकाल से संबंधित उपबंधों की बात की गई दोस्तों। भाग 18, भाग 21, भाग 17 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और देखिए जो हमने 5 वीडियो और बनाए थे वो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कैसे देखेंगे? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, इस तरह प्लेलिस्ट मिल जाएगा और
ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरह से आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको एक मिलेगा भारतीय संविधान के नाम से मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरे के पूरे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल की क्लासें चलिए, उसका भी हमने बना दिया फोल्डर, इस तरह से प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर यूपी स्पेशल क्लासें मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए संपूर्ण हिंदी, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपकी वीक है या फिर अच्छी भी है, तब भी आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जाइए और जरूर देखिए। चलिए, और कमेंट हमें जरूर करिएगा दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें क्या होता है हौसला मिलता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।